वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न लेके आया हूं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर दोस्तों आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कैरोस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल हॉफमैन के द्वारा किया गया था। इसके लेखक कौन है? दोस्तों, कैरोस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेनी एपनबेक हैं। और दोस्तों, कैरोस का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल हॉफमैन ने किया था। और कैरोस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय वाला? तो देखो, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोटिनोव को दिया गया, टाइम शेल्टर के लिए। और दोस्तों, इसके अनुवाद जो किया गया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद टाइम शेल्टर का किसके द्वारा किया गया था? एंजेला रोडेल के द्वारा किया गया था। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत की समाधि पुस्तक को दिया गया था, जिसके लेखक थे गीतांजलि श्री। इसे टॉम्ब ऑफ सेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इसके अंग्रेजी अनुवादक थे डेजी रॉकवेल दोस्तों। तो 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय? तो रेत की समाधि नामक पुस्तक को, जिसके लेखक थे गीतांजलि श्री, और इसका अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। मेरे लाल एवं लालियों, टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोटिनोव। अगला प्रश्न आपका है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस नदी के तट पे हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, ये हिरण्यवती नदी के तट पे हुआ था। किस नदी के तट पे हुआ था? हिरण्यवती नदी के तट पे हुआ था। और कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था, कुशीनगर में, हिरण्यवती नदी के तट पे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। जन्म स्थान जो था वो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य कुल के थे। और इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलिय गणराज्य की थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, और घोड़ा का नाम कंथक था। मेरे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा था। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग का फैसला लिया था। तो गौतम बुद्ध ने पहला जो दृश्य देखा था वो वृद्ध व्यक्ति को देखा था, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति को, तीसरा देखा मृत व्यक्ति, चौथा देखा सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में था। उसी दिन गौतम बुद्ध ने फैसला लिया और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में पूछा गया एग्जाम में कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी पर दोस्तों। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुणी थी प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी या मौसी थी। दोस्तों देखो, गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया देवी, इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। उसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण अर्थात सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हिरण्यवती नदी के तट पे कुशीनगर में हुआ था, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है क्या? तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करें। असत्य, गलत विकल्प को खोजना दोस्तों है। पहला आपका ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। सही है दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों नई दिल्ली में है। और वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों डी हमारा विकल्प जो है वो क्या है? गलत है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को। तो देखो दोस्तों, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है।
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और ये बता दो आपकी देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया करेगा AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, एंटोनियो एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कूट में सत्य कूट का चयन करें। रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष कप ट्रॉफी, सुब्रोतो कप फुटबॉल में दिए जाते हैं दोस्तों। रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रोतो कप किस खेल में मिलता है, तो फुटबॉल में मिलता है। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है दोस्तों। फुटबॉल का प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 1930 में अर्जेंटीना में हुआ था। फुटबॉल का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1930 में हुआ था दोस्तों। और ये उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में, अर्जेंटीना में नहीं हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। और अर्जेंटीना था उप विजेता, जिसे विजेता कौन था, उरुग्वे। तो उसका इसका गलत कौन सा है, 3 नंबर गलत है। अब तक देखो तो चौथा देखते हैं, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी दोस्तों। तो देखो 1, 2 और 4 आपका सत्य है दोस्तों। 1, 2 और 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दोस्तों। विकल्प 3, 1, 2 और 4 सत्य है, याद रखना मेरे लाल एवं लालियो। अच्छा फीफा के चेयरमैन कौन है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। बेम्बेले स्टेडियम कहाँ है, तो लंदन में है मेरे लाल एवं लालियो। बेम्बेले स्टेडियम, बेम्बेले स्टेडियम कहाँ है मेरे दोस्तों, तो क्या बोलोगे आप, लंदन में है बेम्बेले स्टेडियम मेरे दोस्तों। अच्छा मेरे दोस्तों ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है, इंग्लैंड में है। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है अंबेडकर स्टेडियम दोस्तों। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है, अंबेडकर। ये सब दोस्तों फुटबॉल का महत्वपूर्ण स्टेडियम है। तो फुटबॉल में महत्वपूर्ण शब्दावली है, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक दोस्तों। कौन सा किक, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हेड हैंडबॉल का संबंध दोस्तों किस गेम से है, तो फुटबॉल से दोस्तों है मेरे दोस्तों। फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। फुटबॉल की महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखो, रोवर्स कप, कौन सा कप दोस्तों, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप। कौन सा, तो आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे दोस्तों BC राय कप, कोलंबो कप और मडेका कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है मेरे दोस्तों। नारंग कप का संबंध किस खेल से है, नारंग कप का संबंध किस खेल से है, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि नारंग कप का संबंध जो है ये किस खेल से है, इसका जवाब देना है मेरे लाल एवं लालियो आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों देखो अब अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की राजधानी सेंटियागो है, तो चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो दोस्तों। चिली की कैपिटल क्या है, तो सेंटियागो है मेरे लाल एवं लालियो। चिली की राजधानी क्या है, चिली की राजधानी सेंटियागो। अच्छा ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। मलेशिया की राजधानी क्या है, कोलालमपुर। और हंगरी की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, तो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी दोस्तों। क्या है हंगरी की राजधानी, बुडापेस्ट। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, तो देखो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखो दोस्तों सिम्बलबरा नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिम्बलबरा नेशनल पार्क कहाँ है मेरे लाल एवं लालियो, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कार्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है। सिम्बलबरा हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो नॉर्वे है प्रथम स्थान पर। अच्छा नॉर्वे की राजधानी क्या है, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 159। देखो दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान है क्या है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका दोस्तों प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 42 है दोस्तों।
हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 85 है। याद रखना, ये जितने भी महत्वपूर्ण मैंने इंडेक्स बताए हैं ये 2024 के इंडेक्स बताए हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने हैं? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो बने हैं वो कौन बने हैं? सुनील नरेन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों देखो, नीतीश रेड्डी दोस्तों ये इमर्जिंग प्लेयर बने हैं। जोस बटलर मेरे लाले एवं लालियो ये सर्वाधिक शतक लगाए हैं आईपीएल 2024 में, 2 शतक लगाए हैं। और दोस्तों याद रखना, हाईएस्ट स्कोर करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं 2024 के आईपीएल में वो दोस्तों बने हैं मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 124 रन बनाया है। तो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया आईपीएल 2024 में? नीतीश रेड्डी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सुनील नरेन को। हाईएस्ट स्कोर करने वाले जो प्लेयर बने वो कौन बनी? माइक्स स्टोरिन बनी। और सर्वाधिक शतक किसने लगाया? तो जोस बटलर ने लगाया दोस्तों। जोस बटलर किस देश के खिलाड़ी हैं ये जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखना, मिचेल स्टार्क बने हैं। कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क दोस्तों। मेरे लाले बम लालियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक शतक किसने लगाया इस आईपीएल में, तो रजत पाटीदार ने लगाया 5 अर्धशतक दोस्तों। सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? तो अभिषेक शर्मा ने लगाया 42 छक्के। आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया 2024? दोस्तों देखो, आईपीएल पूरे आईपीएल में सर्वाधिक रन जो बनाया है वो किसने बनाया है? विराट कोहली ने 8004 रन। और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट जो लिया है वो युजवेंद्र चहल ने लिया है 205 विकेट। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाया है और पूरे आईपीएल में भी दोस्तों सबसे अधिक रन जो बनाया है वो विराट कोहली ने ही बनाया है। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? दूध सागर झरना मेरे लाले बम लालियो किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है दूध सागर झरना दोस्तों। कहाँ है? गोवा में। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? जरा ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर अर्थात 1493 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल जलप्रपात और ये वेनेजुएला में काइनामा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 3212 फीट दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों मीटर में कितनी है? 979 मीटर। चौड़ाई की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कौन सा है? जोग जलप्रपात जो शरावती नदी कर्नाटक में है। और जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में है और बिहार में है ककोलत जलप्रपात दोस्तों। कहाँ है? तो बिहार में है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। और भारत का सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल। मेरे लाल एवं लालियो, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध है दोस्तों सितार वाद्य यंत्र से। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन ए तबला दिख रहा होगा आपको। तबला बजाने वाले व्यक्ति है जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, कुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह दोस्तों अब देखो, बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजामणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सब दोस्तों बांसुरी वादक हैं। सरोद वादक में दोस्तों हैं अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा, ये सब सरोद वादक हैं। सितार वादक दोस्तों पंडित रविशंकर है, निखिल बैनर्जी है, विलायत खां है, बंदे हसन है, शाहिद परवेज है, उमाशंकर मिश्र है और बुद्धादित्य मुखर्जी दोस्तों। ये सब जो है वो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों है मेरे लाले बमलालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1917 में हुई पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई दोस्तों। 1969 में आपका दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई और मान बुक्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1917 में दोस्तों। देखो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है 1917 से। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जा रहा है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। मान बुक्कर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है।
सरस्वती सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जा रहा है। वाचस्पति सम्मान दोस्तों संस्कृत साहित्य में 1992 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार मेरे लाल एवं लालियो 6 क्षेत्र में मिलता है, साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिक में, रसायन में, शांति में और अर्थशास्त्र में, और यह 1901 से दिया जा रहा है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से, बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा में और व्यास सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है और कब से दिया जा रहा है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिर्देशक कौन है? आईटीबीपी। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिर्देशक कौन है दोस्तों? तो राहुल सरगोत्रा है। कौन है? राहुल सरगोत्रा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। दोस्तों तो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है आईटीबीपी का हेडक्वार्टर। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? जरा ये आप बता दो मेरे लाल एवं लालियो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है वो देखो, लेप्चा और भूटिया किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो लेप्चा और भूटिया दोस्तों सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति दोस्तों भील है, गोंड है, कोल है, बैका है, भारिया है और सहरिया है। ये सब मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भील, गोंड, कोल, बैगा, भारिया और सहरिया ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कोध और संथाल ये ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया ये मेघालय की प्रमुख जनजाति है दोस्तों। गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया किस राज्य की जनजाति है? तो मेघालय की। भील, गोंड, कोल, बैगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश की है। कोध और संथाल ये ओडिशा की दोस्तों है। और लेप्चा भूटिया सिक्किम की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर मेरे लाले बम लालियो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में आप। दोस्तों ओडिशा में है नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला। कौन थे? बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों। कौन सा सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों। देखो दोस्तों भूटान मेरे लाल एवं लालियो, भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। कौन सा जल विद्युत परियोजना दोस्तों? चूखा जल विद्युत परियोजना। श्रीलंका दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? तो मन्नार की खाड़ी। और म्यांमार दोस्तों, भारत और म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ी। याद रखना मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही कौन बनी है? भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक दोस्तों चढ़ी है? तो उसका नाम दोस्तों है ज्योति रात्रे। कौन बनी है? ज्योति रात्रे दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो माउंट एवरेस्ट मैंने कई बार आपको बताया है करंट अफेयर के सेशन में माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में आज माउंट एवरेस्ट के बारे में दोस्तों। देखो दोस्तों चर्चित महिलाएं कुछ जो एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी बनी। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की पहली दोस्तों वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला सालिजा धामी बनी। पूर्वीय लद्दाख क्षेत्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला शिवा चौधरी। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम विराल लक्ष्मी। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा दोस्तों। और ज्योति रात्रे कौन दोस्तों बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में गलत विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प आपका दिया गया है वो गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं पहले दोस्तों हम। ऑप्शन 1 है नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। दोस्तों नारंग कप का संबंध तो बैडमिंटन से है ही, साथ साथ दोस्तों नेहरू कप का भी संबंध दोस्तों। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो नारंग कप का संबंध जो आपका है वो बैडमिंटन से है। चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से दोस्तों। एजार कप का संबंध किससे है दोस्तों? एजार कप का संबंध पोलो से है। और पृथ्वी पाल सिंह कप का संबंध भी पोलो से है। राधा मोहन कप का भी संबंध पोलो से है।
फेडरेशन कप का संबंध दोस्तों क्रिकेट से नहीं है, ये गलत विकल्प है। तो फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल से फेडरेशन कप, नेहरू कप और बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप का संबंध जो दोस्तों आपका है वो बास्केटबॉल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। क्रिकेट में और भी कई सारे कप दिए जाते हैं, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 होते हैं। खो खो में होते हैं 9, पोलो में कितने होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी में होते हैं 7 दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान, तो याद रखना मेरे लाले बम लालियो, ये कहाँ के बने आरिफ मोहम्मद खान? केरल या कर्नाटक मेरे लाले बम लालियो? केरल या कर्नाटक के बने हैं। तो केरल के दोस्तों राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक के कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल जो राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों। दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। और नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों दिया जाता है ये जब शुरू हुआ था तो 5 क्षेत्र में था। और 1969 में दोस्तों एक छठा क्षेत्र ऐड होता है नोबेल में, वो क्षेत्र था अर्थशास्त्र का। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो आपका है 6 क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य में दिया जाता है, संगीत में नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी दोस्तों, कि नोबेल पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो ज्वालामुखी दोस्तों देखो, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया का कौन सा है? किलायू जो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा गया है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है जो हवाई में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डिल सलाडो है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के तहत किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ओपेनहाइमर ने दोस्तों 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो जीता है वो ओपेनहाइमर ने जीता है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा जानेंगे हम 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के बारे में। देखो 96वां ऑस्कर अवार्ड दोस्तों ये दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 में, और 2024 का आयोजन जो हुआ था ऑस्कर वाले का वो लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ था। बेस्ट फिल्म बना ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर दोस्तों किलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर का ही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के दोस्तों निर्देशक है ये क्रिस्टोफर नोलन। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस एम्मा स्टोन पुअर थिंग के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दावेन जोई रेडोल्फ को द होल्ड्स ऑफर मूवी के लिए, मेरे लाल एवं लालियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को, और मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को दोस्तों। 18 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 मई को। 28 फरवरी को आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा दोस्तों 25वां प्रश्न है, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? आलिया भट्ट ने, मेरे लाल एवं लालियो। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो जवान मूवी को दिया गया, शाहरुख खान की जवान मूवी को, मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हुसैन सागर झील दोस्तों ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है हुसैन सागर झील? हैदराबाद में, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो गया आपका। डिडवाना झील राजस्थान में है। सांभर झील भी दोस्तों राजस्थान में ही है। अष्टमुदी झील केरल में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में एक झील के बारे में कि संगेस्तर झील कहाँ है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं मेरे लाले बम लालियो? तो दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब दोस्तों मनोज पांडे मेरे लाले बम लालियो, तो मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं। बी आर चौधरी मेरे दोस्तों ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और अनिल चौहान वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दोस्तों ये अनिल चौहान है। और ये तीनों सेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया है। चेचक के टीके का आविष्कार मेरे दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों हॉपकिंस है। दोस्तों हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस ने। हॉलकट ने दोस्तों विटामिन सी का आविष्कार किया था। और मैकुलन ने दोस्तों ए और बी का आविष्कार किया। विटामिन ए और बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विटामिन ए और बी का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था। आप दोस्तों जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि डीएनए के आविष्कारक कौन थे। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि डीएनए के आविष्कारक कौन थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। दोस्तों आपको ऑप्शन देख के लग गया हो कि ये कृषि क्रांति से संबंधित है। जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध दोस्तों मसाला उत्पादन से है, न कि आलू उत्पादन से। आलू का दोस्तों गोल क्रांति से संबंध है। तो दोस्तों इसका गलत कौन सा हो जाएगा? सी, बादामी क्रांति। दोस्तों यहाँ मसाला होना चाहिए, आलू है। और अगर यहाँ आलू है तो यहाँ पर गोल क्रांति होना चाहिए था। यानी कि आलू उत्पादन का संबंध गोल क्रांति से है और मसाला उत्पादन का संबंध बादामी क्रांति से दोस्तों है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन से दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मेरे लाली बम लाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में दोस्तों 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। कितने भाषा को दोस्तों? तो 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अच्छा दोस्तों जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कुछ भाग है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? चुनाव। भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। दोस्तों आप बता दो कि भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाग हैं, तो 22वां भाग में क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा 32वां प्रश्न है, सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोस्तों सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है धूपगढ़ी। दोस्तों क्या नाम है? धूपगढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो कलसूबाई ऑप्शन ए है, तो कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो तमिलनाडु में है। और अनामुडी दोस्तों, अनामुडी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनामुडी दोस्तों केरल में है। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अच्छा राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान में है, तो यह बात किस देश के संविधान से लिया गया है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? दोस्तों देखो पदार्थ की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। दोस्तों अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट जो आपका है ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। हमारा 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? दोस्तों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस शासक ने, दोस्तों निम्नलिखित में किस शासक ने एक मस्जिद बनाया था? उस मस्जिद का नाम क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों क्या नाम था उस मस्जिद का? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो मेरे लाले बम लालियो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपका है ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों
अब देखो बलबन दोस्तों, तो बलबन दोस्तों जो दोस्त था इसने क्या किया था, तो बलबन ने दोस्तों, बलबन का मकबरा जो है ये नई दिल्ली के महरौली में स्थित है और ये ममलूक वंश या गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। अब इल्तुतमिश दोस्तों, तो इल्तुतमिश दोस्तों इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। मेरे लाल एवं लालियों, देखो यहाँ पर इब्राहिम होगा, इब्राहिम लोदी दोस्तों। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर से यह हार गया था दोस्तों। 1526 में पानीपत की लड़ाई जो हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, इसमें यह बाबर अर्थात मुगल से इब्राहिम लोदी दोस्तों हार गया था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि एकता प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थान क्या है, तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों, झारखंड के रांची में स्थित है छोटा नागपुर पठार, यहीं से यह निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा दोस्तों, तो ये निकलती है रांची के छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग दोस्तों। किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। ऐसा कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विनाश हो गया था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने की थी। पहले आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब देखो विजयनगर साम्राज्य का जो विनाश हुआ था ये तालीकोटा की लड़ाई में हुआ था। अच्छा, तालीकोटा का लड़ाई कब हुआ था ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मैं कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण युद्ध लेके आया हूँ। देखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी दोस्तों। चंदावर का युद्ध 1194 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर ने राणा संगा को हराया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, बाबर की जीत हुई थी दोस्तों। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में हुआ था, बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई थी, अर्थात चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोदी को हराया था दोस्तों, यानी कि बाबर और महमूद लोदी के बीच हुई थी घाघरा का युद्ध दोस्तों। दोहरा का युद्ध 1532 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था दोस्तों। मेरे दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। जरा एक बार फिर से मैं युद्ध को रिपीट करवा दे रहा हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 दोस्तों, खानवा का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, दोराहा का युद्ध 1532 और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों देखो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है आपको, कि निम्नलिखित विकल्प को क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों। अब दोस्तों मिलान करना है तो जानो दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो दोस्तों होता है ये मधुमक्खी के डंक में होता है, चींटी के डंक में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एक का क्या हो जाएगा मेरे लाल एवं लालियों, तो एक का हो जाएगा 3। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, मैंने क्या बोला दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल, सॉरी दोस्तों। देखो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किसमें होता है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये मधुमक्खी के डंक में होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। 2 का हो जाएगा 3। अच्छा ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों ऑक्जेल कौन सा अम्ल दोस्तों है, ऑक्जेलिक अम्ल। जो ऑक्जेलिक अम्ल मेरे लाल एवं लालियों होता है ये किसमें होता है, तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों ये होगा दोस्तों टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। किसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में।
मौलिक अम्ल मेरे दोस्तों, कौन सा अम्ल दोस्तों है हमारा ये? तो मौलिक अम्ल जो होता है ये होता है सेब में होता है मौलिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में होता है। फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, फर्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में, मौलिक अम्ल होता है सेब में, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में दोस्तों। अर्थात एक का दोस्तों क्या हो जाएगा 2, एक का क्या हो जाएगा 2, यानी कि दोस्तों बी और सी मैच कर रहा है हमारा। 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कि 2 का दोस्तों क्या होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मिल रहा है। 3 का क्या होगा ए, और 4 का क्या हो जाएगा डी दोस्तों। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में होता है, मौलिक अम्ल सेब में होता है, और एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो सिरका में होता है दोस्तों। हमारा 40वां प्रश्न है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है, हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? तो नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। हमारा 41वां प्रश्न है, बेलन घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कौन सी घाटी दोस्तों? मैंने बताया कि बेलन घाटी दोस्तों। ये जो बेलन घाटी है ये किस राज्य में स्थित है? बेलन घाटी, तो याद रखना बेलन घाटी जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी, बेलन घाटी किस राज्य में दोस्तों है? तो उत्तर प्रदेश में है बेलन घाटी। अगर मैं पूछूं आपसे कि बेलन घाटी किस राज्य में है तो क्या बोलोगे आप? उत्तर प्रदेश में दोस्तों बेलन घाटी। अच्छा, भीम बेटिका की गुफा कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है भीम बेटिका की गुफा। भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों है भीम बेटिका की गुफा। दोस्तों देखो, बागौर, बागौर से पशुपालन का प्रमाण मिला था दोस्तों मध्य पाषाण काल में। तो बागौर कहाँ है? राजस्थान में है बागौर दोस्तों। बागौर कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, गुजरात में दोस्तों, गुजरात में एक झील है दोस्तों, उस झील का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। गुजरात में एक झील के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आदि मानव ने आग का व्यवहारिक उपयोग कब करना सीखा था? आदि मानव ने दोस्तों आग का जो खोज किया था वो पूरा पाषाण काल में किया था, लेकिन आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। आग का जो व्यवहारिक प्रयोग दोस्तों हुआ था वह किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में आग का व्यवहारिक प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि मध्य पाषाण काल में आग का व्यवहारिक प्रयोग हुआ था। देखो दोस्तों, मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, मध्य पाषाण काल में मैंने क्या बताया? आग का व्यवहारिक प्रयोग हुआ दोस्तों। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी और प्रथम पालतू पशु था कुत्ता दोस्तों। देखो, जो मध्य पाषाण काल था दोस्तों, मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक नर कंकाल के जो अवशेष मिले थे वो प्रतापगढ़ से ही मिले थे दोस्तों। मध्य पाषाण काल में दोस्तों, मैंने क्या बोला? मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक नर कंकाल के अवशेष कहां से मिले थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिले थे दोस्तों। मेरे लाल एवं लालियों, एक बार जरा सुन लेना, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग की खोज हुई थी, प्रयोग नहीं हुआ था। पूरा पाषाण काल में लोग जो मानव थे, जो आदि मानव थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना पूरा जीवन बिता दिया। मध्य पाषाण काल में आते आते दोस्तों जो मानव थे वो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे ही थे, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। और याद रखना, मध्य पाषाण काल में ही दोस्तों आग का व्यवहारिक प्रयोग हुआ था। और अगर नव पाषाण काल के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो नव पाषाण काल में कृषि की खोज जो हुई थी नव पाषाण काल में हुई थी, और पहिए की खोज जो हुई थी वो भी नव पाषाण काल में ही हुई थी दोस्तों। और ताम्र पाषाण काल में दोस्तों बहुत सारा प्रश्न बनता है ताम्र पाषाण काल से, कि ताम्र पाषाण काल में दोस्तों एक जगह था नवदा टोली। नवदा टोली दोस्तों ताम्र पाषाण काल की एक बस्ती थी जो मध्य प्रदेश की थी, और वह सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी दोस्तों ताम्र पाषाण काल की। तो ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी थी? तो उस जगह का नाम था नवदा टोली, जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। हमारा दोस्तों 43वां प्रश्न है, कायथा संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाण काल से है, तो इसका विकास किस राज्य में हुआ था? कायथा संस्कृति का विकास जो हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ कायथा संस्कृति का विकास मेरे लाल एवं लालियों? तो मध्य प्रदेश में। देखो, कायथा से मिले थे तांबे के 29 कंगन। कायथा से ताम्र पाषाण काल के तांबे के 29 कंगन मिले थे, और कायथा संस्कृति जो थी वो चंबल की सहायक काली नदी के आसपास फैली हुई थी। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश से ताम्र पाषाण काल की 2 संस्कृति प्रचलित हुई थी, एक कायथा एक मालवा दोस्तों। एक कायथा संस्कृति और दूसरा कौन सा? तो मालवा संस्कृति मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 45वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो हड़प्पा टीला का प्रयोग नरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में सर्वप्रथम किया गया था। हड़प्पा टीला का प्रयोग दोस्तों नरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में सबसे पहले किया गया था। तो इस पत्रिका के को जो प्रकाशित किया गया था वो किया गया था चार्ल्स मैसन्स के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों
नरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका को लिखा गया था? तो चार्ल्स मैसन्स के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन्स के द्वारा, याद रखना दोस्तों। हमारा 45वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु जो है ये आलमगीरपुर है। और यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो आपका है यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे है। यमुना की सहायक हिंडन रिवर के किनारे है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका सुतकांगेडोर, जो पाकिस्तान में दास नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु दोस्तों मांदा है, जो कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दायमाबाद जो आपका है ये आपका गोदावरी की सहायक परवरा रिवर के किनारे है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु दास नदी किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु चिनाब नदी के किनारे है, और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु गोदावरी की सहायक परवरा रिवर के किनारे है। दोस्तों हमारा 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शासक हर्यक वंश से संबंधित नहीं है? तो हर्यक वंश से दोस्तों संबंधित है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। ये जो बिंदुसार था दोस्तों, ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है, मौर्य वंश का दूसरा शासक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था दोस्तों, याद रखना। तो बिंदुसार का संबंध हर्यक वंश से नहीं है। मगध साम्राज्य का जो पहला वंश है वो हर्यक वंश दोस्तों। दोस्तों पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना दोस्तों। पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। हमारा दोस्तों 48वां प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी, सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष की हुई थी? सिकंदर की मृत्यु दोस्तों, तो देखो दोस्तों याद रखना, सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये हुई थी कहां पर? तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी मेरे लाले बम लालियो? तो क्या बोलोगे आप? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 बीसी में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 बीसी में आक्रमण किया था। और यह भारत से वापस कब गया? 325 बीसी में गया। दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता मकदूनिया के शासक थे दोस्तों। सिकंदर के पिता कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात दोस्तों। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम क्या दोस्तों था? तो सुकरात था प्लेटो के गुरु का नाम। अच्छा आप बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? हमारा 49वां प्रश्न दोस्तों है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने थे? देखो दोस्तों एक एक्ट आया था 1958 का भारत शासन अधिनियम, और इस एक्ट, ये जो एक्ट लाया गया था वो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा लाया गया था 1958 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि दोस्तों 1957 में क्रांति हो गई थी भारत। दोस्तों 1957 में क्या हुआ था? तो दोस्तों सैनिक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, और वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का फैसला लिया गया था, और 1958 में महारानी के द्वारा एक्ट लाया गया था। तो 1958 में जो महारानी के द्वारा एक्ट लाया गया था, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया था। और तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 को दोस्तों कब हुई थी? 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में ब्रिटिश के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे, और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की दोस्तों क्या होती है? तो हार होती है, और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है इस युद्ध में। तो प्लासी की लड़ाई कौन से रिवर के किनारे हुई? गंगा रिवर के किनारे प्लासी की लड़ाई हुई, या भागीरथी नदी के किनारे प्लासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों? इसका जवाब आप फीडबैक में अवश्य देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।